आशीष जायसवाल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, चूंकि आप स्वास्थ्य रोग विशेषज्ञ, तो आप बेहतर बता पाएंगे कि ये जो चीजें होती हैं जिसके लेकर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं सर, कि ज्यादा सीढ़ियों पर चढ़ने से भी जो परेशानी होती है और सांस लेने में दिक्कत होती है, ज्यादा वॉक करने से सांस लेने में दिक्कत होती है, ये कितना घातक हो सकता है और इसकी जांच कितनी आवश्यक है? आशीष जी। देखिए, सबसे पहले समझ पड़ा है कि ये कारण क्या हो सकता है। जैसे ये एक कारण चेस्ट का भी हो सकता है, कार्डियक का भी हो सकता है, कोई नॉर्मल इन्फ्लुएंजा भी हो सकता है और ये किसी कैंसर का भी द्योतक हो सकता है। तो सांस फूलना, मैं पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ, जब भी सांस फूलने का मेरे पास सिम्टम आता है तो मुझे पहले से लेके अंतिम तक सब चीजों को हमें अपने दिमाग में लाना चाहिए। पहले ये होता था कि सीओपीडी ओल्ड एज में होती है, अब ये एज का जो क्राइटेरिया है वो खत्म हो गया है। हम देख रहे हैं कि कोविड के बाद यंग लोग बिकॉज ऑफ ब्रेथलेसनेस और या कार्डियक इवेंट के कारण उनकी डेथ हो रही है। तो जो सिम्टम सांस फूलने का है, इसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हम किसे सांस फूलना बोलते हैं? अगर हमें ये पता चल जाए कि हम सांस ले रहे हैं, इसका मतलब है कि हम ब्रेथलेस है। अगर मैं बैठा हूं और मुझे ऐसा फील हो कि मैं तो सांस ले रहा हूं, इसका मतलब मुझे सांस लेने में कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई ऑब्स्टेकल है जिसको हमें देखना चाहिए। यानी जो सिम्टम जिसको हम लोग डिस्निया बोलते हैं या ब्रेथलेसनेस बोलते हैं, ये बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम है मेडिसिन में और इसको कभी भी हमें इसको ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं सिवियरिटी कैसे हो सकती है। तो अभी देखिए, इन्फ्लुएंजा का समय चल रहा है तो लोगों को चेस्ट टाइटनेस हो रही है। कभी कभी लोगों को जो हाइपर एसिडिटी होती है, उनको उसके कारण भी सांस फूलना चालू हो जाती है। यानी जो सांस फूलना है वो कोई एक सिस्टम रिलेटेड चीज नहीं ना, वो एक सारे सिस्टम, चाहे वो कार्डिक हो, चाहे गैस्ट्रो हो, चाहे वो कार्डिक चेस्ट का हो, सब में सांस की प्रॉब्लम हो सकती है। किसी को बहुत एनीमिया है, किसी फीमेल को, उसको ब्रेथलेसनेस हो जाएगी। सो यानी जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इवैल्यूएशन ऑफ पेशेंट, यानी अगर आपको सांस फूले, आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास रश करें और देखें कि ये क्या हो रहा है, ये किस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट है और उसमें हम आगे किस तरीके से आगे बढ़े। तो जो जनरल फिजिशियन या पल्मोनोलॉजिस्ट होगा वो आपको बताएगा कि आपका ये सिस्टम इन्वॉल्व है और उसके हिसाब से सिस्टमिक आपका इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। आजकल जब से हम लोग इन्फ्लुएंजा का सीजन चल रहा है तो हम इसमें अपने पेशेंट्स को जो आरटीपीसीआर के टेस्ट है ये सब हम लोग करा लेते हैं। अगर आपको कोई पेशेंट स्मोकर है तो हमसे सीओपीडी या किसी को बहुत बचपन से हिस्ट्री है तो कोई कंजेनिटल डिसऑर्डर या ब्रोंकियल अस्थमा, ये सब हो सकता है। अगर किसी को हाल में कोविड हुआ तो उसके अंदर हो सकता है कोई थ्रोम्बोटिक फिनोमिनन हो या कुछ और हो, या किसी को लंग में कोई दिक्कत आई हो तो वो भी सांस फूलना हो सकता है। यानी सांस फूलना एक बहुत इंपॉर्टेंट, और मैं बहुत हैप्पी हूँ आज आपने जो ऐसा टॉपिक उठाया है सांस फूलने का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हर जनमानस को ये समझना चाहिए। बिल्कुल सर, बड़ी चीज ये है, बिल्कुल सर, बड़ी चीज ये है कि आजकल जो सांस फूलने की समस्या है, ऐसा नहीं कि ये एक एज के बाद, मैं देख रहा हूँ कि यंगस्टर्स हैं उनको भी सांस फूलने की समस्या आ रही है, लेकिन जो आम लोग हैं सर वो काफी ज्यादा पैनिक होने लगते हैं, डर जाते हैं कि ये इन्फ्लुएंजा क्या आ गया है, इससे भी हमें बचने की आवश्यकता है। अब ऐसे में जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आप लोग को भी इससे डरने की जरूरत नहीं, हाँ सावधान रहने की बहुत जरूरत है। ये अपने आप ठीक होता है, टाइम लगता है, ठीक होता है, लेकिन इलाज की भी आवश्यकता है, साथ ही साथ में से घबराने की हमें कोई जरूरत नहीं है। आशीष जायसवाल जी, आपका रुख करूंगा। कोरोना के बाद ये बातें होती हैं कि कोरोना के बाद सबसे ज्यादा हार्ट अटैक के केसेस बढ़े हैं, सबसे ज्यादा जो है वो सांस लेने की तकलीफें लोगों को बढ़ी हैं, फेफड़ों की समस्या बढ़ी है। इज दैट ट्रू कि ये कोरोना का असर है जो अभी भी बना हुआ है लोगों के अंदर, जिनको कोरोना हुआ था? सर आशीष जी। देखिए, दो बातें इसके अंदर मैं कहना चाहूंगा। इसमें केवल कोरोना नहीं है। हाँ, ये जरूर सी बात है कि कोरोना के बाद बहुत ज्यादा थ्रोम्बोटिक एक्टिविटीज ब्लड के अंदर पाई गई थी। ऐसे केसेस में कभी भी हमारा क्लॉट बन सकता था जिसके कारण लोगों को सडन कार्डियक अरेस्ट हो रहा है और हम देख रहे हैं कुछ यंग भी, यूथ भी इनके शिकार हो रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट, हमने भी पहले देखा था कि लोग जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं और दे गॉट सिक एंड दे गॉट अरेस्ट एंड दे गॉट डेड। तो ऐसा भी हमने कई देखा, कुछ सिंगर्स भी हमारे साथ ऐसे हो गए। उसमें केवल कोविड एक फैक्टर नहीं ना, बहुत से ऐसे बंदे थे जिनको सिवियर कोविड नहीं हुआ था, उनको भी ये डेथ्स हुई है। तो इसमें दूसरा जो कंपोनेंट क्या हुआ कि कोविड के बाद हमने क्या किया, हमने कहा कि मैं फिट रहना है, हमने स्टार्ट कर दिया, हमने सिवियर एक्सरसाइज चालू कर दिया, हाई जिम कर दिया, हाई वेलोसिटी जिम, एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया एक्सरसाइज का। इसके कारण लोगों को बहुत दिक्कत हुई, उनकी जो हार्ट थे वो उसमें कंडीशन नहीं थे और लोगों को मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुई, उसमें डेथ हुई। कुछ लोगों को कंजेनाइटल डिफेक्ट्स भी होते हैं हार्ट में, अगर वो बिना डॉक्टर से पूछे ऐसे पेशेंट अगर अपनी बहुत ज्यादा एक्सरसाइज जिम करते हैं, उनमें भी दिक्कत हो सकती है। तो दोनों फैक्टर पोस्ट कोविड ने काम किया है कि जो लोगों की डेथ हुई है। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि क्या इन्फ्लुएंजा के लिए पैनिक होना है? एकदम नहीं पैनिक होना है। जो एट रिस्क पॉपुलेशन है, जो किडनी के फेलियर पेशेंट्स हैं, जिनका डायलिसिस चलता है, जो सीकेडी के पेशेंट है, जो कीमोथेरेपी के पेशेंट है, कैंसर, सीओपीडी, एस्थमा, या जो बच्चे 2 साल से कम है, उनमें ही ज्यादा ये प्रॉब्लम करता है इन्फ्लुएंजा।
वैसे इतना नहीं करता। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है वैक्सीन का, जो क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन है वो बहुत इफेक्टिव है इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट में, ए और बी दोनों के, और एंटी वायरल जो भी चल रहा है उसके अगेंस्ट भी। तो ऐसा है तो वैक्सीन जरूर ले, उससे भी आराम मिलेगा। जहां तक बात है नॉर्मल लोगों को पॉल्यूशन का इम्पैक्ट बहुत हो रहा है। अभी नई स्टडीज आ रही है जिसमें ये पाया जा रहा है स्मोकिंग से ज्यादा पॉल्यूशन ज्यादा खतरनाक है लंग कैंसर के लिए। सो नो डाउट हमें अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज और सर समझने वाली बात हो जाती है क्योंकि जब कोरोना चल रहा था तो हमने देखा कि हम लोग अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते थे। अगर किसी को कोई दिक्कत होती थी डॉक्टर्स भी इस बात की सलाह देते थे कि आप लोग इक्विपमेंट जो है वो मंगवा लीजिए, अगर आपका ऑक्सीजन गिरता नजर आता तो आप चेक कर लीजिए। तो क्या आज के परिदृश्य के हिसाब से अगर आशीष जी देखा जाए तो क्या हमें अपना ऑक्सीजन लेवल जो है वो चेक करते रहना चाहिए, और कितने लेवल पर डाउन होने के बाद हमें डॉक्टर्स से सलाह लेने की आवश्यकता है मौजूदा वक्त में? मैं चाहूंगा इसके बारे में भी जरा बता दें दर्शकों। देखिए, अगर पास ऑक्सीमीटर आपके घर में है तो कोई गलत बात नहीं ना, रखना कोई नुकसान की बात नहीं ना, क्योंकि इससे हम पता लगा सकते हैं कि हमें क्या चल रहा है हमारा सैचुरेशन। मगर बहुत बार एक पॉइंट ऑफ नोशन इंपॉर्टेंट है कि बहुत बार की जो ऑक्सीमीटर मेरे पास पेशेंट आते बोलते हैं बहुत कम है, जब हम अपने पास नापते हो नॉर्मल आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है किस विधि से आप ऑक्सीमीटर नाप रहे हैं। नेल पॉलिश लगी होनी चाहिए, हाथ गीले नहीं होने चाहिए, हाथ ठंडे नहीं होने चाहिए, रब करके अच्छे से हमें पल्स ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन नापनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कितना सैचुरेशन से कम हो। अगर आपका 94% से सैचुरेशन कम हो रहा है, इसका मतलब है कि कहीं कोई प्रॉब्लम आपके लंग्स में हो रही है। यूजुअली हम लोग एडमिशन बोलते थे जब 88 से कम हो या 90 से कम हो तभी हम ऐसे पेशेंट को एडमिट करते हैं। मगर हाँ, अगर आपका सैचुरेशन 94 से कम है तो डेफिनेटली वो समय आ गया है कि अपने फिजिशियन से मिले, और जो आपके इको या जो एक्सरे या सीटी स्कैन की जो जरूरत आपका फिजिशियन बोलता है उसके हिसाब से करें। ठीक है, तो 94 इज द कट ऑफ पॉइंट।